हेलो एवरीवन। आप सबको पता होगा कि बीपीएससी 67th री एग्ज़ाम 21 सितंबर को विदाउट परसेंटाइल एक ही शिफ्ट में होने जा रहा है। आपकी तैयारी को थोड़ा सा आसान बनाने के लिए, आपकी सफलता में थोड़ा सा योगदान देने के लिए, क्वेश्चन प्रैक्टिस के सिलसिले को और आगे बढ़ाते हुए मैं इस वीडियो में पटना के इम्तिहान इंस्टीट्यूट के हिंदी मीडियम के टेस्ट सीरीज़ के टेस्ट 9 के क्वेश्चंस को डिस्कस करने जा रहा हूं। आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। यदि इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन आने वाले बीपीएससी 67th री एग्ज़ाम में आपको सफल बनाने में बहुत ही ज़्यादा योगदान देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण NTCA द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार देश में बाघों की वार्षिक वृद्धि दर कितनी है? तो वह 6%। राइट ऑप्शन बी है। नेक्स्ट, द्रौपदी मुर्मू ने 2015 और 2021 के बीच किस राज्य के 9वें राज्यपाल के रूप में कार्य किया था? झारखंड की राज्यपाल रहीं वो। राइट ऑप्शन ए है। नेक्स्ट, 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार जीता? तो सोरारई पोट्टू ने जीता। राइट ऑप्शन बी है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किनको मिला? सूर्या को मिला इसी फिल्म के लिए, और अजय देवगन को मिला तान्हाजी के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार इसी फिल्म के लिए मिला अपर्णा बालमुरली को। नेक्स्ट, भारत का पहला विश्व शांति केंद्र किस शहर में स्थापित किया जा रहा है? गुरुग्राम में स्थापित किया जा रहा है। राइट ऑप्शन बी है। लोगों के मानसिक, भावनात्मक और चरित्र विकास से दुनिया में शांति और सद्भाव की स्थापना के लिए हरियाणा के गुरुग्राम में भारत का पहला विश्व शांति केंद्र स्थापित किया जा रहा है। नेक्स्ट, मालदीव सरकार द्वारा किस भारतीय क्रिकेटर को स्पोर्ट्स आइकन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो सुरेश रैना को सम्मानित किया गया है। राइट ऑप्शन ए है। नेक्स्ट, भारत में कौन सा राज्य बेहतर मृदा स्वास्थ्य के लिए कार्बन न्यूट्रल खेती शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? केरल बना है। राइट ऑप्शन सी है। नेक्स्ट, किस देश के इतिहास में पहली बार महिलाओं की संख्या पुरुषों से अधिक दर्ज की गई है? तो बांग्लादेश में। राइट ऑप्शन डी है। नेक्स्ट, किस देश ने 2024 के बाद अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन छोड़ने का फैसला किया है? रूस ने किया है। राइट ऑप्शन डी है। नेक्स्ट, हाल ही में 5 और भारतीय आर्द्र भूमियों को अंतर्राष्ट्रीय महत्व के आर्द्र भूमि के रूप में रामसर साइट की मान्यता मिली है। इनमें कौन सी आर्द्र भूमि तमिलनाडु में है? तो करिकिली पक्षी अभ्यारण्य है तमिलनाडु में। पाला आर्द्र भूमि जो है ये मध्य प्रदेश में है, मिजोरम में है। पाला आर्द्र भूमि जो है मिजोरम में है, मिजोरम। और शंख सागर जो है ये है मध्य प्रदेश में, MP में। पलीकरनई मार्श रिजर्व फॉरेस्ट ये है तमिलनाडु में। पिचवरम मैंग्रोव ये है तमिलनाडु में। तो तमिलनाडु में कौन कौन से हैं? 3 हैं, करिकिली पक्षी अभ्यारण्य, पलीकरनई मार्श रिजर्व फॉरेस्ट एंड पिचवरम मैंग्रोव। ये 3 जो है, यानी 1, 4 एंड 5। 1, 4 एंड 5 राइट ऑप्शन सी होगा। ये तमिलनाडु में है। 2 जो है वो, एक पाला आर्द्र भूमि जो है वो मिजोरम में है, और शंख सागर जो है मध्य प्रदेश में है। इन 5 वेटलैंड्स के जुड़ने से भारत में रामसर स्थलों की संख्या 54 हो गई है, जो दक्षिण एशिया के किसी भी देश के लिए सबसे अधिक है। नेक्स्ट, जुलाई 2022 में आपूर्ति श्रृंखला संचालन प्रतिभा पुल बनाने के लिए किस कंपनी ने बिहार राज्य कौशल विकास मिशन के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो है फ्लिपकार्ट। राइट ऑप्शन बी है। नेक्स्ट, इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के अनुसार वनावरण में कमी दर्शाने वाले राज्यों का सही क्रम है। तो सबसे ज़्यादा वनावरण में कमी आई है अरुणाचल प्रदेश में, उसके बाद मणिपुर में, उसके बाद नागालैंड, देन मिजोरम एंड देन मेघालय। सो राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। वृद्धि करने वाले कौन से राज्य हैं जहाँ के वनावरण में वृद्धि हुई है? सबसे ज़्यादा आंध्र प्रदेश में हुई है, उसके बाद तेलंगाना में, उसके बाद उड़ीसा में, उसके बाद कर्नाटक में, उसके बाद झारखंड में। नेक्स्ट, 130वां डूरंट कप 2021 किस टीम ने जीता है? तो FC गोवा ने जीता है। राइट ऑप्शन ए है। नेक्स्ट, भारत ने हिमाचल प्रदेश से सेब की 5 किस्मों की पहली खेप किस देश को निर्यात किया है? तो बहरीन को निर्यात किया गया है। राइट ऑप्शन सी है। नेक्स्ट, सैटेलाइट फ़ोन से लैस होने वाला देश का पहला राष्ट्रीय उद्यान है? तो वह है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। राइट ऑप्शन बी है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है कहाँ? ये आसाम में है। नेक्स्ट, भारत ने किस देश के साथ मौसम पूर्वानुमान में सुधार के लिए मानसून डेटा विश्लेषण और सहयोग के लिए एक समझौता पर हस्ताक्षर किया है?
तो अमेरिका के साथ किया गया है, राइट ऑप्शन डी है। नेक्स्ट, विश्व बैंक द्वारा विश्व का पहला वन्यजीव संरक्षण बॉन्ड किस जानवर के लिए जारी किया गया है? काला गैंडा के लिए जारी किया गया है, राइट ऑप्शन बी है। विश्व बैंक ने दक्षिण अफ्रीका में लुप्तप्राय काले राइनो प्रजातियों को बढ़ाने की पहल को बढ़ावा देने के लिए $150 मिलियन की कमाई करते हुए दुनिया का पहला वन्यजीव संरक्षण बॉन्ड लॉन्च किया है। वन्यजीव संरक्षण बॉन्ड को राइनो बॉन्ड के रूप में भी जाना जाता है। नेक्स्ट, भारत और फ्रांस के बीच द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास वरुण 2022 का 20वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? तो अरब सागर में आयोजित किया गया, राइट ऑप्शन डी है। 30 मार्च से 3 अप्रैल 2022 के बीच में यह आयोजित किया गया अरब सागर में। नेक्स्ट, किस खिलाड़ी ने 2022 के लिए BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता है? मीराबाई चानू ने जीता है, राइट ऑप्शन बी है। नेक्स्ट, किस भारतीय शहर को दुनिया के दूसरे सबसे शोर वाले शहर के रूप में स्थान दिया गया है? तो मुरादाबाद का स्थान है, राइट ऑप्शन डी है। सबसे ऊपर जो नाम है बांग्लादेश की राजधानी ढाका का है, उसके बाद पाकिस्तान के इस्लामाबाद का है। पाकिस्तान के इस्लामाबाद का तीसरा स्थान है, सबसे फर्स्ट पे है ढाका, सेकंड पे है मुरादाबाद, थर्ड पे है इस्लामाबाद शोर के मामले में। नेक्स्ट, 2021-22 में भारत में फलों का शीर्ष उत्पादक राज्य कौन सा है? तो वो है आंध्र प्रदेश, राइट ऑप्शन ए है। नेक्स्ट, सरहुल एक आदिवासी त्यौहार है जिसे किस राज्य द्वारा मनाया जा रहा है? झारखंड के द्वारा, राइट ऑप्शन ए है। नेक्स्ट, यूपीएससी के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो डॉक्टर मनोज सोनी को नियुक्त किया गया है, मनोज सोनी, राइट ऑप्शन बी है। नेक्स्ट, पुरातत्वविदों ने भारत के किस राज्य में 65 विशाल मेगालिथिक पत्थर के जार का पता लगाया है? तो असम में पता लगाया है, राइट ऑप्शन बी है। शोधकर्ताओं ने भारत में विशाल मेगालिथिक जार का पता लगाया है जिनका उपयोग प्राचीन मानव दफन प्रथाओं के लिए किए जाने का अनुमान है। ये 65 बलुआ पत्थर के जार उत्तर पूर्वी राज्य असम में 4 स्थानों पर बिखरे हुए पाए गए। नेक्स्ट, यूरोपीय आयोग से किस राज्य की कांगड़ा चाय को जीआई टैग दिए जाने की संभावना है? तो हिमाचल प्रदेश के, राइट ऑप्शन ए है। कांगड़ा चाय को यूरोपीय संघ का भौगोलिक संकेत यानी जीआई टैग मिलने की संभावना है। 2005 में कांगड़ा चाय को भारतीय जीआई टैग मिला था। 1999 से हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा क्षेत्र में चाय की खेती और विकास में लगातार सुधार हुआ है। नेक्स्ट, पहला खेलो इंडिया नेशनल रैंकिंग महिला तीरंदाजी टूर्नामेंट किस शहर में आयोजित किया गया है? तो जमशेदपुर में, राइट ऑप्शन सी है। नेक्स्ट, इस साल फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? भारत करेगा, राइट ऑप्शन बी है। नेक्स्ट, 2022 में अपना 21वां ग्रैंड स्लैम खिताब किसने जीता? तो राफेल नाडाल ने 21वां ग्रैंड स्लैम ऑस्ट्रेलिया ओपन 2022 का 21वां ग्रैंड स्लैम जीता राफेल नाडाल ने। फिर विंबलडन 2022 का 21वां ग्रैंड स्लैम नोवाक जोकोविच ने जीता। तो दोनों ही ने जीता, नोवाक जोकोविच एंड राफेल नाडाल। सो राइट ऑप्शन ई हो जाएगा, मोर देन 1। नेक्स्ट, किस देश में दुनिया के सबसे बड़े समुद्री लॉक इजमुइडेन सी लॉक का उद्घाटन किया गया? तो नीदरलैंड में किया गया, राइट ऑप्शन बी है। नीदरलैंड के राजा विलियम एलेक्जेंडर ने आधिकारिक तौर पर इजमुइडेन सी लॉक खोला, जिसके बारे में दावा किया जाता है कि यह दुनिया का सबसे बड़ा समुद्री ताला है। इजमुइडेन 27 किलोमीटर लंबे उत्तरी सागर चैनल के मुहाने पर स्थित है, जो एम्स्टर्डम को समुद्र से जोड़ता है। नेक्स्ट, नासा ने किस वर्ष तक अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन को सेवानिवृत्त करने की योजना बना रखी है, योजना को जारी किया है? तो जनवरी 2031 तक, राइट ऑप्शन बी है। नासा ने 2031 तक इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को रिटायर और डीकमीशन करने की योजना की घोषणा की है। नासा की योजना ISS को पृथ्वी के चारों ओर अपनी कक्षा से हटाने और अंततः उसे समुद्र में सबसे दूर एक बिंदु पर डुबोने की है। नेक्स्ट, भारत की महान कोकिला लता मंगेशकर का 92 वर्ष की आयु में निधन हो गया। निम्नलिखित में से किस वर्ष उन्हें प्रतिष्ठित भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो 2001 में सम्मानित किया गया था, राइट ऑप्शन ए है। नेक्स्ट, हिंदू वृद्धि दर की अवधारणा को किसने प्रतिपादित किया था? प्रोफेसर राजकृष्ण ने प्रतिपादित किया था, राइट ऑप्शन ए है।
हिंदू वृद्धि दर की अवधारणा को प्रोफेसर राजकृष्ण ने प्रतिपादित किया था। हिंदू वृद्धि दर का संबंध राष्ट्रीय आय अथवा भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर से है। भारत में उदारीकरण को अपनाए जाने से पूर्व वर्ष 1950 से 80 के बीच वृद्धि दर 3.5% के बीच रही। इसे ही प्रोफेसर राजकृष्ण ने हिंदू वृद्धि दर कहा है। पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण शौरी ने इस 3.5% वार्षिक वृद्धि दर को समाजवादी वृद्धि दर कहा है। नेक्स्ट, सूची 1 तथा सूची 2 का कूट की सहायता से सही उत्तर चुनें। कार्यक्रमों के नाम इधर दिए गए, इधर स्थापना वर्ष दिया गया है। एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम 1980 में शुरू किया गया था, ये सही है। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास कार्यक्रम 1980 में शुरू किया गया था, ये भी सही है। स्वैच्छिक योजनाएं और सामाजिक कार्यक्रम ये 1986 में शुरू किया गया था, ये सही है। निर्मल भारत अभियान 2012 में शुरू किया गया था, ये भी सही है। सो 1 का ए, 2 का बी, सी का 3 का सी एंड 4 का डी। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। ए बी सी डी, सॉरी ए बी सी डी, राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस स्थान पर टकसाल नहीं है? तो मुंबई में है, कोलकाता में भी है, नोएडा में भी है, लेकिन चेन्नई में नहीं है। सो राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। भारतीय टकसालें मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद और नोएडा में स्थापित है। इन स्थानों पर सिक्कों और पदकों यानी मेडल का उत्पादन, ढलाई होता है। भारत में सिक्के जारी करने के लिए वित्त मंत्रालय अधिकृत है। नेक्स्ट, यदि भारतीय केंद्रीय बैंक CRR यानी कैश रिजर्व रेशियो में वृद्धि करता है तो इसका प्रभाव होगा। बैंक की साख सृजन शक्ति में कमी आएगी, निश्चित रूप से। स्फीतिक दबाव में कमी आएगी, ये भी सही है। मुद्रा की पूर्ति या अर्थव्यवस्था की तरलता में कमी आएगी, ये भी सही है। तो 1, 2, 3 तीनों सही है, राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कर केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर है? तो सेवा कर जो है एक इनडायरेक्ट टैक्स है, राइट ऑप्शन सी है। प्रत्यक्ष कर कौन कौन से हैं यानी डायरेक्ट टैक्सेस कौन कौन से हैं? निगम कर, व्यक्तिगत कर, संपत्ति कर, पूंजी लाभ कर, उपहार कर। ब्याज कर, लाभांश कर, प्रतिभूति व्यवहार कर। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर कौन कौन से हैं? सीमा शुल्क, केंद्रीय उत्पाद शुल्क, केंद्रीय बिक्री शुल्क, केंद्रीय बिक्री कर एवं सेवा कर। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में भारत का कार्यकारी निदेशक भारत के साथ साथ इन देशों का भी प्रतिनिधि होता है। तो बांग्लादेश, श्रीलंका एवं भूटान का भी प्रतिनिधि होता है, राइट ऑप्शन ए है। भारत अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF का संस्थापक सदस्य है। भारत का वित्त मंत्री IMF के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का पदेन गवर्नर होता है। IMF में भारत का प्रतिनिधित्व एक कार्यकारी निदेशक करता है जो एक साथ बांग्लादेश, भूटान एवं श्रीलंका का भी प्रतिनिधि होता है। नेक्स्ट, हाल ही में जारी विश्व आर्थिक आउटलुक रिपोर्ट के अनुसार भारत के वर्ष 2022 के लिए विकास पूर्वानुमान को कितना अनुमानित किया गया है? 8.2% अनुमानित किया गया है, राइट ऑप्शन बी है। IMF द्वारा विश्व आर्थिक आउटलुक रिपोर्ट जारी किया जाता है। हाल ही में जारी यानी अप्रैल 2022 में जारी रिपोर्ट में वर्ष 2022 में भारत के लिए विकास पूर्वानुमान 8.2% किया गया है। नेक्स्ट, जूट का उत्पादन विश्व में सर्वाधिक किस देश में होता है? भारत में होता है, राइट ऑप्शन सी है। जूट उत्पादन में विश्व के शीर्ष जो 5 देश हैं वो हैं भारत, बांग्लादेश, चीन, उज्बेकिस्तान एवं नेपाल। नेक्स्ट, बिहार बजट 2022-23 में गोवंश विकास संस्थान की स्थापना की घोषणा की गई है। यह संस्थान बिहार में कहाँ स्थापित किया जाएगा? पटना में स्थापित किया जाएगा, राइट ऑप्शन ए है। नेक्स्ट, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार बिहार में स्थिर मूल्य पर प्रति व्यक्ति सकल राज्य घरेलू उत्पाद 2020-21 में कितना था? तो वो 34,314 रुपया था, राइट ऑप्शन बी है। वर्तमान मूल्य पर कितना था? वर्तमान मूल्य पर प्रति व्यक्ति सकल राज्य घरेलू उत्पाद 50,555 रुपया था। नेक्स्ट, बिहार सरकार की कुल बकाया देनदारी 2020-21 में सकल राज्य घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत था? 36.7% था, राइट ऑप्शन बी है। बिहार सरकार की कुल बकाया देनदारी 2020-21 से 2020-21 में 2,22,196 करोड़ रुपये थी। वर्ष 2020-21 में यह बकाया देनदारी सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 36.7% था। नेक्स्ट, केंद्रीय बजट 2022-23 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2022-23 में राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क में कितना विस्तार किया जाएगा? तब 25,000 किलोमीटर का विस्तार किया जाएगा, राइट ऑप्शन सी है। नेक्स्ट, वित्तीय वर्ष 2021-22 में भारत ने सबसे अधिक निम्न में से किस वस्तु का निर्यात किया है? पेट्रोलियम उत्पाद का निर्यात किया है, राइट ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस चार्टर अधिनियम द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था?
तो 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा बनाया गया था। राइट ऑप्शन सी है। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा मद्रास एवं बम्बई की गवर्नर को बंगाल के गवर्नर के अधीन कर दिया गया था। 1833 के चार्टर एक्ट से बंगाल के गवर्नर को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया, जिसमें सभी नागरिक और सैन्य शक्तियाँ निहित थी। लॉर्ड विलियम बेंटिंक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। 1858 के भारत शासन अधिनियम के तहत भारत का शासन ब्रिटिश क्राउन के अधीन किया गया। गवर्नर जनरल का नाम बदलकर वायसराय कर दिया गया। लॉर्ड कैनिंग भारत के प्रथम वायसराय थे। नेक्स्ट, अंतरिम सरकार 1946 के सदस्य वायसराय की अध्यक्षता वाले कार्यकारी परिषद के सदस्य थे। इस परिषद का उपाध्यक्ष कौन था? जवाहरलाल नेहरू। राइट ऑप्शन डी है। अंतरिम सरकार के सदस्य वायसराय की कार्यकारिणी परिषद के सदस्य थे। वायसराय इस परिषद का प्रमुख था। पंडित जवाहरलाल नेहरू इस परिषद के उपाध्यक्ष थे। नेक्स्ट, भारतीय संविधान का भाग 5 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो संघ सरकार से संबंधित है। राइट ऑप्शन ए है। भाग 5 संघ सरकार से संबंधित है, जिसके अंतर्गत कार्यपालिका, संसद, राष्ट्रपति की विधायी शक्तियाँ, संघ की कार्यपालिका एवं भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक आता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? अनुच्छेद 50 में दिया गया है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के अभिवृद्धि के बारे में दिया गया है, नहीं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी DPSP के अंतर्गत अनुच्छेद 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि का निर्देश दिया गया है। सो ये गलत है। अनुच्छेद 123 राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति देता है, ये सही है। अनुच्छेद 143 के अंतर्गत राष्ट्रपति की सुप्रीम कोर्ट से परामर्श की शक्ति प्राप्त है, ये सही है। अनुच्छेद 155 के अंतर्गत राज्यपाल की नियुक्ति के संबंधित प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 155 में, ये भी सही है। गलत कौन सा है? ए गलत है। राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में विधियों के समान संरक्षण का प्रावधान निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से ग्रहण किया गया है? तो अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया गया है। राइट ऑप्शन सी है। नेक्स्ट, अनपिछड़े वर्गों में क्रीमी लेयर की पहचान के लिए किस समिति या आयोग का गठन किया गया था? तो नंदन समिति का गठन किया गया था। राइट ऑप्शन सी है। अनपिछड़े वर्गों में क्रीमी लेयर की पहचान के लिए सरकार ने नंदन समिति का गठन किया था। इस समिति ने 1993 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसे सरकार ने स्वीकार कर लिया। संसद के एक अधिनियम द्वारा 1993 में पिछड़े वर्गों के लिए एक आयोग का गठन किया गया था। नेक्स्ट, भारत में राष्ट्रपति पर महाभियोग के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। राष्ट्रपति पर संविधान के उल्लंघन का महाभियोग चलाया जाता है, ये सही है। महाभियोग का आरोप संसद के उच्च सदन में प्रारंभ किया जा सकता है, किसी भी सदन में प्रारंभ किया जा सकता है, तो ये गलत है। महाभियोग संसद की एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है, ये सही है। महाभियोग प्रक्रिया में संसद के सभी सदस्य भाग लेते हैं, ये भी सही है। इसमें से गलत कौन सा है? केवल 2, तो केवल 2 गलत है। उपरोक्त में से कौन सा कथन असत्य है? सो राइट ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पे। राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया संविधान का अनुच्छेद 61 में वर्णित है। राष्ट्रपति पर संविधान का उल्लंघन करने पर महाभियोग चलाकर उसे पद से हटाया जा सकता है। यद्यपि संविधान ने संविधान के उल्लंघन शब्द को परिभाषित नहीं किया है। महाभियोग का आरोप संसद के किसी भी सदन में प्रारंभ किया जा सकता है। इन आरोपों पर सदन के 1/4 सदस्यों, जिस सदन ने आरोप लगाया है, के हस्ताक्षर होने चाहिए और राष्ट्रपति को 14 दिन का नोटिस दिया जाना चाहिए। महाभियोग संसद की एक अर्धन्यायिक प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया में संसद के सभी सदस्य मनोनीत भी भाग लेते हैं, निर्वाचित और मनोनीत दोनों। नेक्स्ट, भारत की संचित निधि पर निम्नलिखित में से कौन भारित नहीं है? उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का पेंशन, ये भारत के संचित निधि पर भारित है, ये सही है, भारित है ये। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का वेतन, भत्ता एवं पेंशन, ये भी भारत की संचित निधि पर ही भारित है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन, भत्ते एवं पेंशन, ये उस राज्य के संचित निधि पर भारित है, भारत के संचित निधि पर नहीं। तो ये एक सही हो जाएगा इसमें से भारित नहीं वाला में। और राज्यपाल के वेतन एवं भत्ते, राज्यपाल के वेतन एवं भत्ते भी उस राज्य के, जिस राज्य में है उस राज्य के, यदि 2 या 2 से अधिक राज्य में है तो उनके बीच बंटवारा हो जाता है, उनके संचित निधि पर, मतलब राज्य के संचित निधि पर भारित है। तो इसमें से भारित नहीं वाला में हो जाएगा सी और डी, मतलब भारत उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन, भत्ते एवं पेंशन और राज्य के वेतन एवं भत्ते, पेंशन नहीं, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन एवं भत्ते, पेंशन नहीं। सो राइट ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा ई, मोर देन 1। नेक्स्ट, संसद के सदनों का सत्रावसान निम्न में से किसके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। राइट ऑप्शन बी है।
नेक्स्ट, उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीश बनने के लिए निम्न में से कौन सी योग्यता नहीं है? तो न्यूनतम उम्र 35 वर्ष होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं लिखा गया है, तो ये गलत है, मतलब ये नहीं है योग्यता। किसी उच्च न्यायालय का कम से कम 5 वर्ष के लिए न्यायाधीश होना चाहिए, ये सही है, ये है। उच्च न्यायालय या विभिन्न न्यायालयों में मिलाकर 10 वर्ष तक वकील होना चाहिए, ये भी सही है। भारत का नागरिक होना चाहिए, ये सही है। तो ये तीनों तो उसकी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने के लिए योग्यता में शामिल है, लेकिन ये शामिल नहीं है, ए वाला। सो राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट, छावनी परिषद में निर्वाचित सदस्यों के कार्यकाल की अवधि कितनी है? 3 वर्ष की होती है, राइट ऑप्शन डी है। छावनी क्षेत्र का अभिप्राय ऐसे सीमित क्षेत्र से है जहां सैन्य टुकड़ियां अस्थायी रूप से रहती है। छावनी क्षेत्र में सिविल जनसंख्या के प्रशासन के लिए छावनी परिषद की स्थापना की जाती है। इसे 2006 के छावनी अधिनियम के उपबंधों के तहत किया गया। एक छावनी परिषद में आंशिक रूप से निर्वाचित या नामित सदस्य शामिल होते हैं। निर्वाचित सदस्य 3 वर्ष की अवधि के लिए, जबकि नामित सदस्य उस पद पर लंबे समय तक रहते हैं, पदेन सदस्य। नेक्स्ट, वित्त आयोग के संदर्भ में सत्य कथन है। इस आयोग में एक अध्यक्ष एवं 3 अन्य सदस्य होते हैं जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, ये सही है। इस आयोग में अध्यक्ष एवं सदस्यों की पुनर्नियुक्ति नहीं हो सकती, ये भी सही है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 280 के अंतर्गत न्यायिक निकाय के रूप में वित्त आयोग की व्यवस्था की गई है, ये भी सही है। संविधान में इस आयोग के सदस्यों की योग्यता और चयन विधि का निर्धारण करने का अधिकार राष्ट्रपति को दिया गया है, ये भी सही है। तो उपरोक्त सभी सही है, सो राइट ऑप्शन ई हो जाएगा, मोर देन 1। नेक्स्ट, मोहम्मद गोरी से तराइन का युद्ध करने वाला शासक कौन था? तो पृथ्वीराज द्वितीय थे, राइट ऑप्शन बी है। पृथ्वीराज तृतीय, द्वितीय नहीं, पृथ्वीराज तृतीय, राइट ऑप्शन सी है। 1191 के तराइन के प्रथम युद्ध में मोहम्मद गोरी की पराजय हुई थी, लेकिन वहीं अगले साल यानी 1192 के तराइन के द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गोरी विजय रहा और पृथ्वीराज तृतीय की पराजय हुई थी। नेक्स्ट, चोल साम्राज्य के ऊर का संबंध किससे था? तो किसानों की बस्तियों से था, राइट ऑप्शन ए है। चोल साम्राज्य में किसानों की बस्तियों को ऊर कहा जाता था। इस तरह के गांवों के समूह को नाडू कहा जाता था। ग्राम परिषद और नाडू न्याय करने और कर वसूलने जैसे कई प्रशासकीय कार्य करते थे। चोल साम्राज्य की प्रमुख विशेषता स्थानीय स्वशासन थी। नेक्स्ट, कुब्बत अल इस्लाम मस्जिद कहाँ स्थित है? दिल्ली में स्थित है, राइट ऑप्शन डी है। 12वीं सदी के आखिरी दशक में कुब्बत अल इस्लाम मस्जिद का निर्माण दिल्ली में तत्कालीन सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक ने कराया था। इस मस्जिद का इल्तुतमिश एवं अलाउद्दीन खिलजी ने विस्तार किया। इसकी मीनारें 3 सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश और फिरोज शाह तुगलक ने बनवाई। नेक्स्ट, मुगल प्रशासन में जब्ती प्रणाली शुरू की गई थी। इसमें जब्त का तात्पर्य है तो प्रत्येक फसल पर नगद के रूप में कर, उसको जब्त कहा जाता था, राइट ऑप्शन सी होगा। अकबर के राजस्व मंत्री टोडरमल ने कृषि की पैदावार, कीमतों और कृषि भूमि का सर्वेक्षण कर प्रत्येक फसल पर नगद के रूप में कर यानी राजस्व निश्चित कर दिया। प्रत्येक सूबे को राजस्व मंडलों में बांटा गया और प्रत्येक की हर फसल के लिए राजस्व दर की सूची बनाई गई। राजस्व प्राप्त करने की इस व्यवस्था को जब्त कहा जाता था। नेक्स्ट, किस सुल्तान ने विशाल अस्थायी सेना गठित किया और नगद वेतन देना प्रारंभ किया? अलाउद्दीन खिलजी ने ऐसा किया, राइट ऑप्शन सी है। अलाउद्दीन खिलजी के काल में दिल्ली पर 2 बार 1299 से 1300 एवं 1302 से 1303 ईस्वी में हमले हुए। उनका सामना करने के लिए अलाउद्दीन ने एक विशाल अस्थायी सेना का गठन किया। उसने सीरी नामक एक गैरिसन यानी छावनी नगर बसाया। भूमि कर के रूप में पैदावार का 50% हिस्सा किसानों से लिया जाता था। साथ ही अलाउद्दीन ने एकता के स्थान पर सैनिकों को नगद वेतन देने की शुरुआत की। नेक्स्ट, चंद्रगुप्त के राजमहल की खोज पटना के कुम्हरार नामक स्थान से किसने की थी? तो डॉक्टर स्पूनर ने की थी, राइट ऑप्शन ए है। डॉक्टर स्पूनर ने बिहार की राजधानी पटना, जिसका प्राचीन नाम पाटलिपुत्र था, के कुम्हरार नामक स्थान पर खुदाई कराई थी। इस पुरातात्विक खुदाई से चंद्रगुप्त मौर्य के राजमहल यानी राजप्रसाद के अवशेष प्राप्त हुए, जिसमें 80 खंभों वाला विशाल सभा कक्ष भी है। पाटलिपुत्र को मगध साम्राज्य के हर्यक वंश के शासक उदयीन ने सर्वप्रथम राजधानी बनाया था। शिशुनाग वंश के समय मगध की राजधानी को 2 बार स्थानांतरित किया गया। पहली बार पाटलिपुत्र से वैशाली और दूसरी बार वैशाली से पुनः पाटलिपुत्र। नेक्स्ट, उत्तर वैदिक काल में आर्य संस्कृति का विस्तार सप्त सैंधव प्रदेश से बिहार के गंडक तक हो गया। इसका उल्लेख किस वैदिक ग्रंथ में किया गया है? शतपथ ब्राह्मण में किया गया है, राइट ऑप्शन सी है।
वैदिक आर्य कई समूहों में भारत है। ऋग्वेद में आर्य निवास स्थल के लिए सप्त सैंधव प्रदेश शब्द का प्रयोग किया गया है, जिसे आजकल पंजाब यानी पंजाब और आसपास के क्षेत्र को चिन्हित किया जा सकता है। उत्तर वैदिक काल में सप्त सैंधव प्रदेश से पूर्व की ओर बढ़ते हुए आर्य लगभग गंगा यमुना दोआब क्षेत्र में गए। शतपथ ब्राह्मण से पता चलता है कि इस काल तक आर्यों का फैलाव वर्तमान बिहार के उत्तरी भाग के गंडक नदी के पश्चिमी भाग तक हो गया था। गंडक को वैदिक ग्रंथों में सदानीरा कहा गया है। नेक्स्ट, मगध के किस शासक ने सर्वप्रथम अंग को जीतकर अपने राज्य का हिस्सा बनाया था? बिंबिसार ने बनाया था। राइट ऑप्शन बी है। मगध का प्रथम प्रमुख शासक हर्यक वंशीय बिंबिसार था। उसने अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए कोसल और लिच्छवी राजवंश के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किए। बिंबिसार ने अपने राज्य मगध की पूर्वी सीमा स्थित अंग महाजनपद पर आक्रमण कर मगध में मिला लिया तथा गंगा नदी के मार्ग से होने वाले व्यापार से अधिकतम लाभ प्राप्त किया। इससे राज्य के आर्थिक संसाधनों में वृद्धि हुई। नेक्स्ट, मगध के आरंभिक उत्कर्ष में सहायक रहा। निकटवर्ती क्षेत्र में लोहे की खानी, ये सहायक रही। मगध की उर्वर एवं उपजाऊ भूमि, ये भी सहायक रहा। मगध क्षेत्र में हाथी की उपलब्धता, ये भी सहायक रहा। मगध के आरंभिक उत्कर्ष में अशोक की धम्म नीति नहीं, आरंभिक उत्कर्ष में ये शामिल नहीं रही। सो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा 1, 2, 3 ए। नेक्स्ट, मध्यकाल में चेरो राजवंश का शासन इनमें से किस जिले में नहीं था? मुजफ्फरपुर में था, पलामू में भी था, शाहाबाद में भी था, सारण में भी था। सो सभी इसमें से सही है। सो मोर देन 1, राइट ऑप्शन ई हो जाएगा। मध्यकालीन बिहार में कई जनजातीय समूहों का उदय हुआ, जिनमें चेरो राजवंश प्रमुख था। चेरो वंशीय साम्राज्य के अंतर्गत शाहाबाद, सारण, चंपारण, मुजफ्फरपुर एवं पलामू जिले का क्षेत्र आता था। चेरो लगभग 300 वर्षों तक इस क्षेत्र में शक्तिशाली रहे। नेक्स्ट, अकबर के काल में बिहार के किस नगर में टकसाल की स्थापना की गई थी? तो पटना में की गई थी। राइट ऑप्शन डी है। 1580 ईस्वी में मुगल बादशाह अकबर ने टकसाल सिक्का बनाने का केंद्र की स्थापना पटना में की थी। 1705 ईस्वी में शाहजादा अजीम के सूबेदार बनने के समय यहाँ के सिक्कों पर अजीमाबाद शब्द का प्रयोग किया गया। पटना शहर की पूर्वी सीमा पर माल सलामी मोहल्ला मुगल काल में व्यापारिक सामान या माल पर चुंगी की वसूली का केंद्र था। नेक्स्ट, बिहार के महान क्रांतिकारी बैकुंठ शुक्ल किस जिले के रहने वाले थे? तो मुजफ्फरपुर के रहने वाले थे। राइट ऑप्शन ए है। क्रांतिकारी बैकुंठ शुक्ल मुजफ्फरपुर के निवासी थे। सविनय अवज्ञा आंदोलन में सक्रिय भागीदारी के कारण उन्हें गिरफ्तार कर पटना कैंप जेल में रखा गया था। बैकुंठ शुक्ल का साथी फणींद्र नाथ घोष सरकार का मुखबिर बन गया था। उसने लाहौर षड्यंत्र केस में भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु के खिलाफ गवाही दी थी। इस गवाही पर तीनों महान क्रांतिकारियों को फांसी की सजा हुई थी। फणींद्र नाथ के कृत्यों से नाराज होकर बैकुंठ शुक्ल ने चंद्रमा सिंह के साथ मिलकर उसकी हत्या कर दी थी। नेक्स्ट, बिहार में किस नेता के कहने पर स्वराज के मुद्दे को असहयोग आंदोलन में शामिल किया गया? तब ब्रजकिशोर प्रसाद के कहने पर। राइट ऑप्शन डी है। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में सर्वप्रथम बिहार से प्रतिनिधि शामिल हुए थे? तो कलकत्ता के 1886 के कलकत्ता अधिवेशन में। राइट ऑप्शन बी है। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन 1885 में बिहार का कोई भी प्रतिनिधि शामिल नहीं हुआ था। दूसरे कलकत्ता अधिवेशन में बिहार का प्रतिनिधित्व शालिग्राम सिंह, विश्वेश्वर सिंह जिनके नाम पर बीएन कॉलेज है, पुणेंद्र नारायण सिन्हा एवं गजाधर प्रसाद शामिल हुए थे। इस अधिवेशन में दरभंगा महाराज, हथुआ और डुमराव महाराज द्वारा आर्थिक सहयोग प्रदान किया गया था। नेक्स्ट, कुंवर सिंह की गिरफ्तारी के लिए ब्रिटिश सरकार ने कितने रुपये का इनाम रखा था? 25,000 रुपये का इनाम रखा था। राइट ऑप्शन बी है। जगदीशपुर के राजा कुंवर सिंह ने 1857 के विद्रोह में दानापुर सैनिक छावनी के सैनिकों की मदद से आरा शहर से अंग्रेजी नियंत्रण समाप्त कर दिया था और कुछ दिनों तक अपनी सरकार भी चलाई थी। विद्रोह के दौरान उन्होंने बिहार के अलावा उत्तर प्रदेश में भी अंग्रेजों को लगातार चुनौती दी थी। ब्रिटिश सरकार ने उनकी गिरफ्तारी हेतु 25,000 रुपये का इनाम घोषित किया था। नेक्स्ट, अशोक के किस शिलालेख में एक गांव के भू राजस्व में छूट का उल्लेख किया गया है? तो रुमिनदेई के स्तंभ लेख में किया गया है। राइट ऑप्शन बी है। रुमिनदेई के स्तंभ लेख में अशोक द्वारा लुम्बिनी ग्राम के भू राजस्व में छूट की चर्चा की गई है। महात्मा बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में ही हुआ था। अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 20वें वर्ष में लुम्बिनी, नेपाल के लुम्बिनी की यात्रा की थी। अशोक का सबसे बड़ा स्तंभ लेख 7वां तथा सबसे छोटा स्तंभ लेख रुमिनदेई है। नेक्स्ट, हेराक्लिस तथा डायनोसिस का उल्लेख मेगास्थनीज द्वारा निम्न में से किस समूह के लिए किया गया है? तो वासुदेव, कृष्ण तथा शिव के लिए। राइट ऑप्शन डी है। वासुदेव, कृष्ण तथा शिव के लिए मेगास्थनीज ने हेराक्लिस तथा डायनोसिस शब्द का उल्लेख किया है।
मेगास्थनीज चंद्रगुप्त के दरबार में यूनानी शासक सेलुकस निकेटर का राजदूत था। मेगास्थनीज की प्रसिद्ध रचना इंडिका है। इस पुस्तक से तत्कालीन भारतीय समाज और पाटलिपुत्र के नगर प्रशासन की जानकारी मिलती है। नेक्स्ट, पुष्यमित्र शुंग के काल में भारत पर हुए पहले यवन आक्रमण का उल्लेख मिलता है। किससे मिलता है? तो गार्गी संहिता से मिलता है। इसके अलावा मालविका अग्निमित्रम से भी मिलता है। सो इसमें से बी एंड सी दोनों सही है। सो राइट ऑप्शन ई हो जाएगा, मोर देन 1। नेक्स्ट, सातवाहन वंश के किस शासक के बारे में कहा जाता है कि उसके घोड़े 3 समुद्रों का पानी पीते थे? तो गौतमीपुत्र सातकर्णी के बारे में कहा जाता है। राइट ऑप्शन डी है। नासिक अभिलेख में कहा गया है कि गौतमीपुत्र सातकर्णी के घोड़े 3 समुद्रों का पानी पीते थे। सातवाहन वंशीय गौतमीपुत्र सातकर्णी ने लगभग 70 ईस्वी से 95 ईस्वी तक शासन किया था। उसने नासिक जिले में बेड़ा कटक नामक एक नगर का निर्माण भी कराया था। नेक्स्ट, तमिल भाषा में सर्वप्रथम महाभारत का अनुवाद किसने किया था? तो पेरुन देवनार ने किया था। राइट ऑप्शन डी है। नेक्स्ट, ईश्वर की सच्ची उपासना व्यक्तिगत न होकर संपूर्ण मानव के कल्याण के लिए होना चाहिए। यह विचार किसका है? तो यह केशव चंद्र सेन का है विचार। राइट ऑप्शन बी है। केशव चंद्र सेन को 1858 में देवेंद्रनाथ टैगोर ने ब्रह्म समाज का आचार्य नियुक्त किया था। 1865 में देवेंद्रनाथ टैगोर से मतभेद के बाद उन्हें आचार्य पद से हटा दिया गया। 1866 में केशव चंद्र सेन ने नवविधान ब्रह्म समाज यानी भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। नेक्स्ट, 1806 में बेलूर सिपाही विद्रोह के समय मद्रास के गवर्नर कौन थे? विलियम बेंटिक थे। राइट ऑप्शन लॉर्ड विलियम बेंटिक। राइट ऑप्शन बी है। 1806 में बेलूर में सिपाही विद्रोह के समय बंगाल का गवर्नर जनरल सर जॉर्ज बार्लो और मद्रास में गवर्नर विलियम बेंटिक था। माथे पर तिलक न लगाने के आदेश के कारण सिपाहियों ने 1806 में विद्रोह कर दिया था। इसे ही बेलूर सिपाही विद्रोह कहा जाता है। नेक्स्ट, अमृतसर की संधि 1809 के अमृतसर की संधि के द्वारा महाराजा रणजीत सिंह के राज्य की पूर्वी सीमा किस नदी तक निर्धारित की गई थी? तो सतलज नदी तक निर्धारित की गई थी। राइट ऑप्शन बी है। लॉर्ड मिंटो प्रथम के शासन के समय 1809 में रणजीत सिंह एवं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रतिनिधित्व कर रहे चार्ल्स टी मेटकाफ के बीच अमृतसर की संधि हुई। इसके तहत रणजीत सिंह के राज्य की पूर्वी सीमा सतलज नदी निर्धारित की गई थी। सतलज नदी। नेक्स्ट, भारत और नेपाल के मध्य सुगौली की संधि कब हुई? 1816 में हुई थी। राइट ऑप्शन बी है। नेपाल या गोरखा युद्ध 1814 से 16 के बीच हुआ, जिसमें गोरखा नेता अमर सिंह की पराजय के बाद 1816 में प्रसिद्ध सुगौली की संधि हुई। यह संधि वर्तमान समय में भी भारत नेपाल के बीच सीमा निर्धारण के लिए प्रासंगिक है। सुगौली संधि के तहत गढ़वाल, शिमला, कुमायूं, रानीखेत एवं नैनीताल अंग्रेजों के अधिकार में आ गए। नेक्स्ट, निम्न में से किस वायसराय ने अफगानिस्तान के संदर्भ में शानदार निष्क्रियता की नीति अपनाई? सर जॉन लॉरेंस ने अपनाई थी। राइट ऑप्शन सी है। सर जॉन लॉरेंस ने अफगानिस्तान के संदर्भ में अहस्तक्षेप की नीति का पालन किया, जिसे शानदार निष्क्रियता के नाम से जाना जाता है। वायसराय लॉर्ड नॉर्थब्रुक को अफगानिस्तान में हस्तक्षेप करने के कारण ब्रिटिश प्रधानमंत्री बेंजामिन डिज़रायली ने 1876 में ब्रिटेन बुला लिया था। सर जॉन लॉरेंस को भारत के रक्षक की उपाधि प्रदान की गई थी। उड़ीसा में अकाल से मारे गए 10 लाख लोगों की जिम्मेवारी लेते हुए लॉरेंस ने नैतिक क्षमा याचना की थी एवं चैम्बरलेन हेनरी कैंपबेल के नेतृत्व में अकाल आयोग का गठन किया था। नेक्स्ट, पोर्ट ब्लेयर में किस वायसराय की हत्या कर दी गई थी? लॉर्ड मेयो की हत्या कर दी गई थी। राइट ऑप्शन ए है। 1872 में पोर्ट ब्लेयर में वायसराय मेयो की हत्या एक अफगान शेर अली ने कर दी थी। 1872 में मेयो के समय प्रथम जनगणना हुई। कृषि एवं वाणिज्य विभाग की स्थापना भी लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में ही हुई थी। लॉर्ड मेयो का कार्यकाल 1869 से 72 तक था। नेक्स्ट, निम्न में से किस व्यक्ति को प्रथम भारतीय गवर्नर बनाया गया था? तो सर सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को बनाया गया था। राइट ऑप्शन सी है। सर सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा प्रथम भारतीय थे जिन्हें गवर्नर बनाया गया था। सर सिन्हा बिहार के गवर्नर थे। दादा भाई नौरोजी के बाद सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा दूसरे भारतीय थे जो ब्रिटिश संसद के सदस्य भी बने। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी की दांडी यात्रा नेपोलियन की एल्बा से पेरिस की ओर किए गए अभियान के समान थी। यह कथन किसका है? तो यह सुभाष चंद्र बोस का कथन है। राइट ऑप्शन ए है। नेक्स्ट, पाकिस्तान का जन्म एक स्वतंत्र प्रभुत्व संपन्न राष्ट्र के रूप में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में हुआ। यह किसका कथन है? यह आगा खां का कथन है। राइट ऑप्शन सी है। 1906 में आगा खां के नेतृत्व में शिमला में एक शिष्टमंडल वायसराय मिंटो से मिला और पूर्ण राज्य भक्ति की भावना प्रकट की।
1907 में आगा खां ढाका के नवाब सलीमुल्लाह, नवाब मोहसिन उल मुल्क तथा नवाब बकार उल मुल्क के संयुक्त प्रयास से ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। नेक्स्ट, किस इतिहासकार ने शिवाजी को राष्ट्र निर्माण कहा है, राष्ट्र निर्माता कहा है? तो यदुनाथ सरकार ने कहा है, यदुनाथ सरकार ने, राइट ऑप्शन डी है। नेक्स्ट, निम्न में कौन सुमेलित नहीं है? आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने की थी, ये सही है। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना एनी बेसेंट ने की थी, ये भी सही है। प्रार्थना समाज की स्थापना आत्माराम पांडुरंग ने की थी, ये भी सही है। रामकृष्ण मिशन की स्थापना रामकृष्ण परमहंस ने नहीं की थी, स्वामी विवेकानंद ने 1897 में की थी रामकृष्ण मिशन की स्थापना। सो डी गलत है, राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किस नेता ने की थी? सुभाष चंद्र बोस ने की थी, राइट ऑप्शन ए है। सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में त्रिपुरारी में कांग्रेस के अध्यक्ष चुने जाने के बाद उत्पन्न गतिरोध के कारण इस्तीफा देकर फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। नेक्स्ट, लाल कुर्ती दल की स्थापना किसने की थी? अब्दुल गफ्फार खान ने की थी, राइट ऑप्शन ए है। इन्हें सीमांत गांधी और बादशाह खान के नाम से भी जाना जाता है। खुदाई खिदमतगार नामक संगठन की स्थापना भी अब्दुल गफ्फार खान ने ही की थी। नेक्स्ट, बंगाल में 1857 के विद्रोह के ठीक बाद निम्न में से कौन सा विद्रोह हुआ? तो नील विद्रोह हुआ था, राइट ऑप्शन डी है। नील विद्रोह 1859-60 में हुआ था, दिगंबर बिश्वास और विष्णु विश्वास के नेतृत्व में। पावना विद्रोह 1873 से 76 के बीच में हुआ था। ईशान राय और केशव चंद्र राय इसके नेता थे। तेभागा आंदोलन 1946 से 50 के बीच में हुआ था। कंपाराम भवन सिंह इसके नेता थे। नेक्स्ट, गांधी जी का आह्वान पर राष्ट्रीय अपमान दिवस मनाया गया रॉलेट एक्ट के विरोध में, राइट ऑप्शन ए है। प्रथम विश्व युद्ध से उपजे असंतोष को दबाने के लिए सरकार ने रॉलेट एक्ट नामक कानून बनाया। इस कानून के तहत संदेह के आधार पर किसी भी व्यक्ति को अनिश्चित समय के लिए गिरफ्तार किया जा सकता था। गांधी जी ने रॉलेट एक्ट के विरोध में 6 अप्रैल 1919 को राष्ट्रीय अपमान दिवस मनाने का निर्णय लिया। इस दिन पूरे देश में विरोध एवं प्रदर्शन हुए थे। नेक्स्ट, सूची 1 एवं सूची 2 का सही मिलान कीजिए। एंथोलॉजी, पुष्पों के अध्ययन को एंथोलॉजी कहा जाता है, तो ए का 3 हो जाएगा। एक्वेथोलॉजी जो है वो मछलियों के अध्ययन को एक्वेथोलॉजी कहा जाता है, तो बी का 1 हो जाएगा। ऑफियोलॉजी, सर्पों के अध्ययन को ऑफियोलॉजी कहा जाता है, सो सी का 4 हो जाएगा। अनिर्थोलॉजी जो है पक्षियों के अध्ययन को कहा जाता है, सो डी का 2 हो जाएगा। तो ए का 3, बी का 1, सी का 4 एंड डी का 2, राइट ऑप्शन डी होगा यहाँ पे। नेक्स्ट, धान का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो धान का वैज्ञानिक नाम ओराइजा सैटिवा है, ओराइजा सैटिवा, राइट ऑप्शन ए है। मटर का वैज्ञानिक नाम पिजम सैटिवम है, पिजम सैटिवम। और गेहूं का वैज्ञानिक नाम ट्रिटिकम एस्टिकम है। नेक्स्ट, कोशिका की खोज किसने की थी? तो ल्यूवेनहॉक ने की थी, राइट ऑप्शन बी है। कोशिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम रॉबर्ट हुक ने 1665 में किया था। कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन स्लाइडेन एम स्वान ने किया था। स्लाइडेन एम स्वान ने कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। ल्यूवेनहॉक ने इसकी खोज की थी, नाम दिया था रॉबर्ट हुक ने। सो राइट ऑप्शन यहाँ पे बी होगा। नेक्स्ट, तारपीन का तेल किस वृक्ष से प्राप्त किया जाता है? तो चीड़ के वृक्ष से प्राप्त किया जाता है, राइट ऑप्शन सी है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से बेमेल जोड़े की पहचान करें। गाजर में कोटर स्पॉट रोग कैल्शियम की कमी से होता है, ये सही है। बैगन का लिटिल लीफ रोग जो है जस्ता की कमी से होता है, ये भी सही है। फूल गोभी में ब्राउनिंग रोग बोरान की कमी से होता है, ये भी सही है। मक्का में व्हाइट बड रोग जो है मैग्नीज की कमी से होता है, नहीं, मैग्नीज की कमी से नहीं होता है, जिंक की कमी से यानी जस्ता की कमी से होता है। सो राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, यही बेमेल जोड़ा है, यानी करेक्टली मैच्ड नहीं है ये। नेक्स्ट, पीयूष ग्रंथि द्वारा स्त्रावित कौन सा हार्मोन दुग्धजनक हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है? तो एलटीएच हार्मोन को दुग्धजनक हार्मोन भी कहा जाता है, राइट ऑप्शन सी है। पीयूष ग्रंथि से अनेक प्रकार के हार्मोन स्त्रावित होते हैं, इनमें से एलटीएच हार्मोन या लैक्टोजेनिक हार्मोन को दुग्धजनक हार्मोन भी कहा जाता है। इसका मुख्य कार्य शिशु के लिए स्तनों में दूध स्त्राव उत्पन्न करना है। एलएच एक नर हार्मोन है। नेक्स्ट, निम्न कथनों पर विचार करें एवं असत्य कथन की पहचान करें। फिलोक्विनोन की कमी रक्त का थक्का नहीं बनने देता है, ये सही है। साइनोकोबालामाइन की कमी से एनीमिया रोग होता है, ये भी सही है। साइनोकोबालामाइन मतलब B12। बायोटीन की कमी से बाल गिरते हैं,
ये भी सही है। नियासिन की कमी से लकवा रोग हो जाता है, नहीं, नियासिन की कमी से नहीं होता है, बायोटीन यानी B7 की कमी से, B7 यानी बायोटीन की कमी से लकवा रोग होता है। सो ये राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, असत्य कथन यही है। विटामिन B3 का नाम क्या है? निकोटिनामाइड या नियासिन है। इसकी कमी से दाद या पेलाग्रा रोग होता है या 4D सिंड्रोम नामक बीमारी होती है। नेक्स्ट, औषधि शास्त्र की वह शाखा जो जलवायु व वातावरण का स्वास्थ्य पर प्रभाव का अध्ययन करती है कहलाती है? तो जियो मेडिसिन कहलाती है, राइट ऑप्शन बी है। जियो मेडिसिन मानव और पशु चिकित्सा में समस्याओं के भौगोलिक वितरण पर प्राकृतिक कारकों के प्रभाव से संबंधित विज्ञान है। जियोडेसी क्या है? गणित की वह शाखा जो पृथ्वी के आकार और क्षेत्रफल या उसके बड़े हिस्से से संबंधित है। जियोपैथोलॉजी क्या है? यह एक सिद्धांत है जो पृथ्वी के अंतर्निहित विकिरण को मनुष्यों, जानवरों और पौधों के स्वास्थ्य से जोड़ता है। टेलीपैथी क्या है? टेलीपैथी भाषण, लेखन या अन्य समान तरीकों का उपयोग किए बिना लोगों के दिमाग के बीच विचारों का संचार करता है। नेक्स्ट, गंगा के उत्तरी मैदान के संबंध में निम्न में से असत्य कथन की पहचान करें। बिहार में गंगा के उत्तरी मैदान का कुल क्षेत्रफल 56,980 वर्ग किलोमीटर है, ये सही है। बिहार में समुद्र तल से इसकी औसत ऊंचाई 66 मीटर है, ये भी सही है। बिहार में इस मैदान में जगह जगह पर दियारा भूमि देखने को मिलती है, ये भी सही है। बिहार में गंगा का उत्तरी मैदान राज्य के 46% भाग पर विस्तृत है, नहीं, राज्य के 62.86% भाग पर विस्तृत है। ये बिहार के गंगा का उत्तरी मैदान राज्य के 62.86% क्षेत्रफल पर विस्तृत है। सो राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, यही असत्य कथन है। नेक्स्ट, ठोस कोण यानी सॉलिड एंगल का एसआई मात्रक क्या है? तो सॉलिड एंगल का एस्टेरेडियन होता है। रेडियन क्या है? प्लेन एंगल का होता है, और सॉलिड एंगल का एस्टेरेडियन होता है, ऐसे डिनोट किया जाता है, एस्टेरेडियन। सो राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। उच्च वेग का यूनिट जो है मैक है, उच्च वेग को मैक में मेजर किया जाता है, ये सही है। तरंग दैर्घ्य को एंगस्ट्रम में, यानी बी का 2 हो जाएगा, ए का 1 हो जाएगा, बी का 2। वेवलेंथ का जो यूनिट है, वेवलेंथ को हम मेजर करते हैं एंगस्ट्रम में, तो 2 हो जाएगा बी का। प्रेशर का यूनिट क्या है? पास्कल है, तो सी का 3 हो जाएगा। डी, ऊर्जा यानी एनर्जी का यूनिट क्या है? जूल, एनर्जी को जूल में मेजर करते हैं, तो डी का हो जाएगा 4। तो सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, ए का 1, बी का 2, सी का 3 एंड डी का 4, राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट, बिहार में जैविक कृषि के संबंध में बेमेल जोड़े की पहचान करें। वर्मी कंपोस्ट के व्यावसायिक उत्पादन पर अनुदान देने वाला देश का प्रथम राज्य बिहार है, ये सही है। बिहार में वर्मी कंपोस्ट का जनक जिला जो है वो बेगूसराय है, ये भी सही है। राज्य का पहला जैविक ग्राम उदयपुर है, नहीं, राज्य का पहला जैविक ग्राम जो है समस्तीपुर जिले का कोठिया गाँव है। सो ये गलत है। बिहार राज्य द्वारा वर्मी कंपोस्ट प्रोत्साहन योजना का प्रारंभ 2006 में हुआ था, ये सही है। गलत कौन सा है? सी, तो बेमेल जोड़ा जो है वो सी है, राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट, चूने के पानी में पाइप डालकर फूंकने पर दूधिया क्यों हो जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस की वजह से हो जाता है, राइट ऑप्शन बी है। नेक्स्ट, विद्युत चुंबकीय प्रेरण यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर आधारित युक्ति निम्न में से कौन सी है? तो डायनेमो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के प्रिंसिपल पर वर्क करता है, और विद्युत मोटर, इलेक्ट्रिक मोटर भी, दोनों, या इलेक्ट्रिक जनरेटर हो या इलेक्ट्रिक मोटर हो, दोनों ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के प्रिंसिपल पे कार्य करते हैं। सो ये सी और डी दोनों ही सही होगा। सो राइट ऑप्शन ई हो जाएगा, मोर देन 1। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या कहता है? ये कहता है कि यदि किसी क्लोज लूप और एक मैग्नेट के बीच रिलेटिव मोशन हो जाए। रिलेटिव मोशन का मतलब हुआ यदि मैग्नेट रेस्ट में है, क्लोज लूप जो है मैग्नेट की तरफ मूव करके जाए या मैग्नेट से दूर जाए, या फिर क्लोज लूप जो है वो रेस्ट में हो, मैग्नेट क्लोज लूप की तरफ आए या लूप से दूर जाए, या दोनों एक दूसरे की तरफ आए या दोनों एक दूसरे से दूर जाएं, तो दोनों के बीच यदि रिलेटिव मोशन हो जाए तो उस क्लोज लूप में एक ईएमएफ इंड्यूस्ड हो जाता है। इसी फिनोमिनन को कहा जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। और ये दोनों ही इलेक्ट्रिक जनरेटर हो या इलेक्ट्रिक मोटर, दोनों ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के प्रिंसिपल पे वर्क करते हैं। नेक्स्ट, आपस में जुड़ी दो आवेशित वस्तुओं के बीच विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है यदि वे हैं। तो देखिए, इलेक्ट्रिक करंट जो फ्लो होता है वो
पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से फ्लो होता है। पोटेंशियल डिफरेंस यदि है तो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा, पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है तो फ्लो नहीं होगा। यानी यदि पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो जाए, मतलब दो पॉइंट्स के बीच यदि पोटेंशियल सेम हो जाए, मान लीजिए यहाँ भी 5 वोल्ट है और यहाँ भी 5 वोल्ट है, तो इसको हम यदि जोड़ देंगे वायर से तो करंट फ्लो नहीं होगा। पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होने की वजह से करंट फ्लो नहीं होगा। यानी दो पॉइंट्स जो है यदि सेम पोटेंशियल पे है तो उनके बीच करंट का फ्लो नहीं होगा। तो समान धारिता पर नहीं, समान विभव, इसमें राइट ऑप्शन जो होगा समान विभव दिया हुआ है, यानी इक्वल पोटेंशियल यदि हो तो उनके बीच में इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो नहीं होगा, आवेश का फ्लो नहीं होगा। राइट ऑप्शन डी होगा यहाँ। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा अक्रिय गैस नहीं है? तो इनर्ट गैसेस जो होती है हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रेडन, पीरियोडिक टेबल में जो सबसे राइट साइड वाला जो ग्रुप होता है वो इनर्ट गैसेस का ग्रुप है। इसमें से ब्रोमीन जो है वो ब्रोमीन इनर्ट गैस नहीं है, ये हैलोजन है। सो राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट, कैमूर का पठार निम्न में से किसका एक अंग है? विंध्याचल पर्वत का अंग है, राइट ऑप्शन ए है। कैमूर का पठार बिहार के दक्षिण पश्चिमी भाग में स्थित है। इसे रोहतास का पठार भी कहते हैं। यह बिहार के कैमूर एवं रोहतास जिला में फैला है। सोन नदी इसकी दक्षिणी एवं पूर्वी सीमा बनाती है। कैमूर का पठार विंध्याचल पर्वत का एक अंग है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा गर्म जल कुंड खड़गपुर की पहाड़ी पर स्थित नहीं है? तो सूर्य कुंड खड़गपुर की पहाड़ी पर स्थित नहीं है, राइट ऑप्शन ए है। सूर्य कुंड राजगीर की पहाड़ी में स्थित गर्म जल कुंड है, जबकि सीता कुंड, लक्ष्मण कुंड, ऋषि कुंड, रामेश्वर कुंड एवं जन्म कुंड आदि खड़गपुर की पहाड़ी में स्थित गर्म जल कुंड है। नेक्स्ट, जनगणना 2011 के अनुसार बिहार के किस जिला में ग्रामीण साक्षरता सर्वाधिक है? तो बक्सर में सर्वाधिक है, राइट ऑप्शन ए है। कितनी है? बक्सर में ग्रामीण साक्षरता 77.75% है, यानी 77.75% है। रोहतास में कितनी है? रोहतास में 74.74% है, यानी 74.74%। औरंगाबाद में 71.93% है, यानी 71.93% है। नेक्स्ट, भारत में सूखा के संबंध में निम्न में से असत्य कथन की पहचान करें। भारत का लगभग 68% भाग सूखा से प्रभावित रहता है, ये सही है। 68% भाग सूखा से प्रभावित रहता है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार यदि किसी क्षेत्र में सामान्य से 25% कम वर्षा होती है तो इसे सामान्य सूखा कहा जाता है, ये भी सही है। इस संबंध में सामान्य वर्षा से तात्पर्य विगत 30 वर्षों में वर्षा की औसत मात्रा से होता है, ये भी सही है। सूखे से भारतीय अर्थव्यवस्था सामान्यतः अप्रभावित रहती है, ऐसे कैसे हो सकता है? ये गलत है। भारत का लगभग 68% भाग सूखा से प्रभावित रहता है और भारत की अर्थव्यवस्था इससे अप्रभावित रहे, ऐसा हो ही नहीं सकता है। सो राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, ये असत्य कथन है। नेक्स्ट, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे बड़ा जनजातीय समूह कौन सा है? तो सबसे बड़ा जनजातीय समूह भील है। इसकी जनसंख्या जो है 1,70,71,049 है। और दूसरा सबसे बड़ा जनजातीय समूह गोंड है। इसकी जनसंख्या जो है भारत में 1,32,928 है। तो सबसे बड़ा जनजातीय समूह जो हो गया वो भील है। सेकंड नंबर पे आता है गोंड। सो राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट, भारत में निम्न में से किस शास्त्रीय भाषा को सबसे पहले शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्रदान किया गया था? तो 2004 में सबसे पहले तमिल को प्रदान किया गया था, राइट ऑप्शन बी है। क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा जो है तमिल को सबसे पहले दिया गया था 2004 में। नेक्स्ट, महाराष्ट्र के काली मिट्टी के क्षेत्र में कपास को गन्ने की फसल से प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ रहा है, इसका कारण क्या है? तो इसका कारण है सिंचाई सुविधाओं के प्रसार के कारण इस क्षेत्र में गन्ने की फसल अधिक लाभप्रद साबित हो रही है। सो राइट ऑप्शन यहाँ पे सी होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित समुद्री धाराओं में कौन हिंद महासागर की धारा नहीं है? तो अगुलहास धारा जो है हिंद महासागर की धारा है। दक्षिण हिंद महासागरीय धारा भी हिंद महासागर की धारा है। मोजाम्बिक धारा भी हिंद महासागर की धारा है, लेकिन बेंगुला धारा जो है हिंद महासागर की धारा नहीं है। ये साउथ अटलांटिक ओशियन में प्रवाहित होने वाली एक कोल्ड करंट है। सो राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, ये हिंद महासागर की धारा नहीं है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा द्वीप कैरेबियन सागर में अवस्थित नहीं है? तो ग्रेनाडा है, मोडसेराट भी है, एंगुएला भी है, लेकिन मडीरा जो है ये पुर्तगाल के पास में है, अटलांटिक ओशियन में एक द्वीप है ये। सो ये राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, यहाँ पे पुर्तगाल के पास में है ये।
नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है? पिग्मी जनजाति कांगो बेसिन में पाई जाती है, ये सही है। अंगामी जनजाति जो है नागालैंड में पाई जाती है, ये भी सही है। किर्गिज जनजाति या खिर्गिज जनजाति जिसको कहा जाता है, ये मध्य एशिया में, मिडिल एशिया में पाई जाती है, दक्षिणी सूडान में नहीं। सो ये करेक्टली मैच्ड नहीं है, सुमेलित नहीं है। एनु जनजाति जो है जापान में पाई जाती है, ये सही है। गलत कौन सा है? सी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में बेमेल जोड़े की पहचान करें। एल्युमिनियम उद्योग में टूर में है, ये सही है। तांबा उद्योग भरूच में है, ये भी सही है। सीमेंट उद्योग बारानगर नहीं, सीमेंट उद्योग जो है मध्य प्रदेश में बानमोर मेहर में है, जबलपुर में है, कटनी, सतना आदि जगहों पे है। कागज़ उद्योग टीटागढ़ में है, ये भी सही है। सही कौन सा नहीं है? गलत कौन सा है? मतलब सी, राइट ऑप्शन सी होगा यहाँ पे। नेक्स्ट, एक ही भूमि पर कृषि फसल एवं वृक्षों को विधि पूर्वक रोपित करना कहलाता है? कृषि वानिकी कहलाता है, राइट ऑप्शन बी है। नेक्स्ट, निम्न में से किस देश के पास सोना का सर्वाधिक भंडार है? तो ऑस्ट्रेलिया के पास है, राइट ऑप्शन ए है। विश्व में सोने का कुल अनुमानित भंडार 54,000 टन है। ऑस्ट्रेलिया के पास सर्वाधिक स्वर्ण भंडार है 11,000 टन। भंडारण के मामले में दूसरे स्थान पर रूस एवं तीसरे स्थान पर दक्षिण अफ्रीका है। नेक्स्ट, भारत के किस राज्य में पेट्रोलियम उत्पादों का सबसे अधिक भंडारण है? तो असम में है, राइट ऑप्शन ए है। भंडारण के मामले में, पेट्रोलियम के भंडारण के मामले में गुजरात द्वितीय स्थान पर आता है और राजस्थान तृतीय स्थान पर आता है। प्राकृतिक गैस के भंडारण में भी असम शीर्ष स्थान पर है। नेक्स्ट, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में सबसे कम जनघनत्व है? तो वो है अरुणाचल प्रदेश। वहाँ पे जनसंख्या घनत्व मात्र 17 है। सो राइट ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा डी, अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट, शुक्र ग्रह के वायुमंडल में किस अम्ल की प्रधानता देखने को मिलती है? तो सल्फ्यूरिक अम्ल की प्रधानता देखने को मिलती है, राइट ऑप्शन ए है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से असत्य कथन की पहचान करें। परितारिका की अवस्थिति कॉर्निया के पीछे होती है, ये सही है। परितारिका पुतली के साइज को नियंत्रित करता है, ये भी सही है। पुतली नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश पुंज की मात्रा को नियंत्रित करती है, ये भी सही है। रेटिना पर किसी वस्तु का सीधा तथा वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। वास्तविक यानी रियल प्रतिबिंब तो बनता है, लेकिन सीधा नहीं बनता है, उल्टा बनता है। रियल इमेज जो है वो उल्टा बनता है। सो राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। ये कथन गलत है। रियल एंड इन्वर्टेड बनता है, ना कि इरेक्ट। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस उपकरण में विद्युत धारा के तापीय प्रभाव का उपयोग रचनात्मक कार्यों में किया जाता है? यानी हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का यूज कहाँ पे किया जाता है? तो विद्युत इस्त्री यानी इलेक्ट्रिक आयरन में किया जाता है। H = I² जब रेसिस्टेंस ज़्यादा हो, नाइक्रोम वायर लगा रहता है उसमें, रेसिस्टेंस जब ज़्यादा होता है, रेसिस्टेंस ज़्यादा, नाइक्रोम हो या कोई भी ऐसा मेटल जिसका रेसिस्टेंस हाई हो, उससे इलेक्ट्रिक करंट जब फ्लो होगा तो रेसिस्टेंस हाई होने की वजह से वहाँ पे हीट जनरेट होगा और उसी का यूज किया जाता है विद्युत इस्त्री यानी इलेक्ट्रिक आयरन में। यानी यहाँ पे यूज हो रहा है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। सो राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट, दीवारों पर चूने की सफ़ेदी करने के 2-3 दिन बाद चमक किस कारण आता है? तो चूना जो है यानी कैल्शियम ऑक्साइड जो है यानी क्विक लाइम, इसमें जब हम वाटर डालते हैं तो ये बन जाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस, यहाँ रहेगा CaOH का होल ट्वाइस यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है। और ये हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, हीट बहुत ही ज़्यादा जनरेट होता है। और ये जो है फिर रिएक्शन करता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है कार्बन डाइऑक्साइड से फिर से रिएक्शन करता है तो ये बना लेता है कैल्शियम कार्बोनेट और यहीं चमकता है सफ़ेद। तो कैल्शियम कार्बोनेट बनने के कारण। सो राइट ऑप्शन ए होगा यहाँ पे। नेक्स्ट, चिप्स बनाने वाली कंपनियां चिप्स की थैली से ऑक्सीजन गैस हटाकर उसके स्थान पर कौन सी गैस भर देती है? नाइट्रोजन गैस भर देती है ताकि उसका जो उसमें जो फैट है उसका ऑक्सीडेशन नहीं हो और चिप्स जो है कुरकुरा हमेशा बना रहे। सो राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट, किस उपनिषद में बारूद बनाने का विवरण मिलता है? तो रसोपनिषद में मिलता है, राइट ऑप्शन ए है। नेक्स्ट, किसी परमाणु में परिक्रमण कर रहे किसी इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा, जब कोई भी इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करता है, मान लीजिए ये न्यूक्लियस है और इस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है तो इसके एनर्जी का जो टोटल एनर्जी का फॉर्मूला होता है E = -13.6
इंटू जेड बाई एन का होल स्क्वायर। जेड का है एटॉमिक नंबर है, यदि हाइड्रोजन है तो 1 हो जाएगा, हीलियम है तो 2 हो जाएगा, और एन नंबर ऑफ ऑर्बिट है, किस ऑर्बिट में ये रिवॉल्व कर रहा है। तो ये हमेशा नेगेटिव साइन इसके पहले लगा रहता है, मतलब इसका जो टोटल एनर्जी है हमेशा नेगेटिव होता है, टोटल एनर्जी हमेशा नेगेटिव। तो कोई भी इलेक्ट्रॉन जब न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करता है तो उसकी टोटल एनर्जी हमेशा नेगेटिव होती है। ये नेगेटिव एनर्जी इंडिकेट करती है कि न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वर्क कर रहा है। जो ही पॉजिटिव होगी इसका मतलब है कि अट्रैक्शन खत्म, इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस के इन्फ्लुएंस से बाहर आ गया, तो ऑलवेज नेगेटिव होगी। इस क्वेश्चन सेट का जो आंसर जो प्रोवाइड किया गया है, क्वेश्चन पेपर का जो आंसर प्रोवाइड किया गया उसमें आंसर दिया गया है सदा धनात्मक, जो गलत है, हमेशा ऋणात्मक होगी, कभी भी धनात्मक नहीं हो सकती है। सो राइट ऑप्शन सी होगा यहाँ पे, कभी भी धनात्मक नहीं हो सकती है। यदि रिवॉल्व कर रहा है मतलब कभी भी धनात्मक नहीं होगी, धनात्मक हुई मतलब वो रिवॉल्व नहीं कर रहा है, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के इन्फ्लुएंस से बाहर जा चुका है। सो मेरे अनुसार राइट ऑप्शन यहाँ पे सी होगा। नेक्स्ट, वाष्पीकरण के संदर्भ में निम्न में से सत्य कथन चुनिए। यह एक सतही परिघटना है, बिल्कुल। यह एक सरफेस फिनोमिनन है, ये सही है। इसकी दर तापमान, आर्द्रता और वायु की गति पर निर्भर करती है, बिल्कुल सही है। इससे ठंडक उत्पन्न होती है, बिल्कुल सही है, ये भी सही है। यह एक रासायनिक परिवर्तन है, नहीं, रासायनिक परिवर्तन नहीं है, यह एक फिजिकल चेंज है, यानी भौतिक परिवर्तन है। सो डी जो है गलत है, राइट ऑप्शन डी ही होगा, यह कथन जो है असत्य है। सॉरी, इसमें सत्य कथन चुनना है, असत्य कथन नहीं। तो सत्य कथन ए भी है, बी भी है एंड सी भी है, तो मोर देन 1 हो जाएगा, राइट ऑप्शन ई होगा। असत्य कथन ये है डी वाला, तो सत्य कथन मोर देन 1 ई हो जाएगा। ए, बी और सी तीनों सत्य है। नेक्स्ट, जीवाणु की कोशिका भित्ति बना होता है किससे? पेप्टिडोग्लाइकेन से बना होता है, राइट ऑप्शन डी है। नेक्स्ट, लाइसोसोम का निर्माण कहाँ होता है? लाइसोसोम का निर्माण गोल्गी काय में होता है, राइट ऑप्शन ए है। और लाइसोसोम को जो है सुसाइडल बैग ऑफ द सेल कहा जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस एंजाइम की सहायता से डीएनए का संश्लेषण होता है? तो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, पॉलीमरेज नामक एंजाइम की सहायता से डीएनए का संश्लेषण होता है, राइट ऑप्शन सी है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन वायुमंडल की नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है? तो एना, बीना और नॉस्टॉक दोनों करता है, सो राइट ऑप्शन ई हो जाएगा, मोर देन 1। नेक्स्ट, वायु में प्रति 1 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ने पर ध्वनि की चाल कितनी बढ़ जाती है? तो 0.61 मीटर पर सेकेंड बढ़ जाती है, राइट ऑप्शन बी है। नेक्स्ट, प्रकाश के तरंग सिद्धांत को निम्न में से किसने प्रस्तुत किया था? तो क्रिश्चियन हाइजेंस ने प्रस्तुत किया था, राइट ऑप्शन बी है। हाइजेंस प्रिंसिपल के बारे में 12वीं क्लास के फिजिक्स में पढ़ना होता है, ऑप्टिक्स में, वेव ऑप्टिक्स में पढ़ना होता है। हाइजेंस से पहले ये मान्यता थी कि लाइट पार्टिकल है, यानी कॉर्पस्कुलर मॉडल ऑफ लाइट जो है प्रचलित था। इनके बाद में हालांकि लंबे समय तक वहीं प्रिवेल किया, वहीं मतलब कॉर्पस्कुलर मॉडल ऑफ लाइट की ही मान्यता आगे भी चलती रही। बाद में इस्टेब्लिश हुआ वेव थ्योरी, यानी लाइट जो है दोनों ही नेचर को शो करता है, पार्टिकल नेचर एंड वेव नेचर दोनों ही को शो करता है, लेकिन किसी एक टाइम में एक ही नेचर को शो करता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस तिथि को सूर्य मकर रेखा पर लंबवत रहता है? तो 22 दिसंबर को, राइट ऑप्शन सी है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भूटान की सीमा को स्पर्श नहीं करता है? तो मिजोरम जो है भूटान की सीमा को स्पर्श नहीं करता है, राइट ऑप्शन डी होगा। सिक्किम करता है, पश्चिम बंगाल का दार्जिलिंग वाला पोर्शन करता है, और असम तो करता ही है। नेक्स्ट, प्रोटो ऑस्ट्रेलोइड प्रजाति से भारत की निम्न में से किस जनजाति का संबंध स्थापित होता है? तो संथालों का संबंध स्थापित होता है, राइट ऑप्शन ए है। नेक्स्ट, असम हिमालय स्थित है, तीस्ता एवं दिहांग नदी के बीच में है, तीस्ता एवं दिहांग नदी के बीच, राइट ऑप्शन ए है। नेपाल हिमालय जो है काली एवं तीस्ता नदी के बीच में है। कुमायूं हिमालय सतलज एवं काली नदी के बीच में है। पंजाब हिमालय सिंधु एवं सतलज नदी के बीच में है। नेक्स्ट, इंद्रपुरी बराज का निर्माण किस नदी पर किया गया है? तो इंद्रपुरी बराज का निर्माण दक्षिणी सोन नदी पर बिहार के रोहतास जिले में किया गया है। इसका उद्घाटन 1965 में तत्कालीन उप प्रधानमंत्री गुलजारी लाल नंदा ने किया था। इस बराज के माध्यम से पुराने शाहाबाद और मगध के 7 जिलों को सिंचाई हेतु पानी उपलब्ध कराया जाता है, तो सोन नदी होगा, राइट ऑप्शन बी। तो फ्रेंड्स, ये रहा पटना के इम्तिहान पब्लिकेशन के मतलब इम्तिहान इंस्टीट्यूट के टेस्ट सीरीज के टेस्ट 9 के हिंदी मीडियम के क्वेश्चंस का डिस्कशन।
आप बने रहिए इस चैनल के साथ। मिलते हैं किसी दूसरे टेस्ट सीरीज़ के टेस्ट पेपर के क्वेश्चन के डिस्कशन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।